हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी मेरे ख्याल से आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। और अभी रेगुलर जो हमारी क्लासेस आ रही हैं, जैसे कि कल खुशी दीदी ने चैप्टर 1 वीडियो सीरीज जो है उसमें आप सभी का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का एक चैप्टर कराया था। तो आई थिंक वो देख लिया होगा, विद एमसीक्यूज उसमें कराया गया है। आज मैं आप सभी के लिए ये जो लेकर आई हूँ, आज मैं आप सभी के लिए जो आप सभी की क्या है भैया, रीजनिंग है या फिर इसको मेंटल एबिलिटी बोल सकते हो। आपके सिलेबस में मेंटल एबिलिटी जो है सब्जेक्ट है वो मेंशन किया गया, उसको रीजनिंग ही बोला जाता है। इसके मैं यहाँ पर आप सभी को पूरा का पूरा ऑल, मैं कह रही हूँ ऑल कंप्लीट करवा रही हूँ। ठीक है, ऑल कंप्लीट। इसका मतलब क्या है कि मैं आप सभी का पूरी रीजनिंग में आप सभी की जो वर्बल रीजनिंग आने वाली है वो आप सभी की मैं कवर करवा रही हूं। जैसे कि मैंने कहा था कि जैसे हम सभी ने जो है नॉन वर्बल के अपनी पोर्ट्रेट इमेज, मिरर इमेज, सादा कटिंग एंड फोल्डिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, फ्री में आप सभी को जो है दे दिए गए हैं किस पे, यूट्यूब चैनल हमारे यूनिक क्लासेस पर। आज जो रीजनिंग है उसमें आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैं कंसेप्ट भी कराऊंगी और क्वेश्चन भी कराऊंगी, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, फिर उस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो क्या बच्चों में जोश है? अगर जोश है तो कमेंट सेक्शन में जोश दिखना चाहिए। साथ साथ में आजकल बच्चे जो है थोड़ा कम जोश दिखा रहे हैं। क्या आप सभी जो हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे जो हैं क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। तैयारी पूरी नहीं हुई है, तैयारी तो आखिरी दिन तक पूरी नहीं होती है। तो बच्चों तैयारी में लगे रहो। मुझे पता है आप सभी के जो है मिड टर्म एग्जाम आए हुए हैं, हाफ ईयरली एग्जाम है, उस पर भी फोकस करो और इस पे भी फोकस करो। देखो बच्चों, क्या चीज है कि आप सभी का जो रीजनिंग है ना, रीजनिंग में एक चीज समझनी है आपको। मेंटल एबिलिटी का मतलब ही होता है कि हमारे दिमाग से हम जो है कुछ तर्क वगैरह लगाकर, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा एप्टीट्यूड भी चेक किया जाता है। उसमें हमारे सोचने की जो क्षमता कहाँ तक है उसको चेक किया जाता है। तो रीजनिंग बच्चों क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से सॉल्व करने वाली चीज नहीं है। यहां पर केवल और केवल ट्रिक्स के साथ ही आपको खेलना होता है, ट्रिक्स के साथ ही खेलना होता है। वो सारे ट्रिक्स कौन बताता है आप सभी को? योजना दीदी आप सभी को बताती है। तो फटाफट से आप सभी जो है इस वीडियो को लाइक करेंगे और हाइप कर देंगे। बस ये काम आपको करना है, लाइक एंड हाइप करना है। अगर इस टाइप की और भी आपको रिवीजन सीरीज चाहिए, ये आप सभी की रिवीजन जो है फुल रिवीजन कराई जा रही है रीजनिंग की, वर्बल रीजनिंग की। तो ध्यान से देख लो, एक एक चीज इसमें बताई जाएगी। चाहे वो आपका जो है आपका मैं नंबर सीरीज बोल दूं, या फिर आपकी मैं बोल दूं कि अल्फाबेट सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, आपका ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है आप सभी का, या फिर डाइस वाला जो टॉपिक रहता है, हर टॉपिक आपका, या फिर मैं कहूं कि जैसे वर्ड्स वाले, एनालॉजी वाले जो क्वेश्चन रहते हैं, हर क्वेश्चन कराया जाएगा। तो बात इतनी सी है, बस आप सभी को लाइक करना है और हाइप करना है हमें सपोर्ट करने के लिए। और सब्सक्राइब तो अभी तक कर लिया होगा आप सभी ने, अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप सभी जो है सब्सक्राइब करके, और कोई भी न्यू सब्सक्राइबर ज्वाइन कर रहा है तो मुझे बता सकता है। इतना सा काम करना है। साथ साथ में कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेजेंट लगवाते हुए चलना है, बताना है कि आप कौन सी क्लास के हो और आपका नाम क्या है, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन बच्चे रेगुलर स्टूडेंट हैं और कौन कौन डेली हमारी क्लासेस देखते हैं। चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं अपना जो ये टॉपिक, मतलब टॉपिक क्या, सारे टॉपिक इसमें कवर कर रही हूँ। नॉन वर्बल के आपके सारे रीजनिंग के सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। इसमें आपको कंसेप्ट क्लियरिटी होगी, साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पर जो भी चीज इंपॉर्टेंट होगी वो बताई जाएगी, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे उस टाइप के। तो फटाफट से देख लो, लाइक एंड हाइप कर देना। जो भी चीजें बताती जाऊं नोट्स में अपने बनाते चले जाना, नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है, जब रीजनिंग की शुरुआत करते हैं तो अल्फाबेट, हमें अपनी अल्फाबेट्स जो है टिप्स पे याद होनी चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, टिप्स पे याद होना अल्फाबेट का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कैसे याद करोगे उसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी, जब फर्स्ट अल्फाबेट सीरीज वाली क्लास आई थी, फर्स्ट फ्री क्लास आई थी, क्योंकि आपको पता है हमारे जो यूट्यूब चैनल से फ्री बैच क्लासेस के नाम से जो है आप सभी के लिए क्लासेस चलाई गई हैं। फर्स्ट यूट्यूब चैनल ऐसा है किसका, सीएम श्री का, जो आप सभी के लिए फ्री में सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में फ्री बैच जो है उसके नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी क्लासेस वहां पे मिल जाएंगी। चैप्टर 1 वीडियो सीरीज में मिल जाएंगी आप सभी को, साथ ही साथ अब रिवीजन की सीरीज बना रही हूँ तो उसमें भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, ऐसे जैसे ए जो है 1 पे है, बी जो है 2 पे है, ये चीजें तो याद रहती हैं। पर अगर मैं आपसे अचानक से पूछ लूं कि 17 जो है आपका, 17 पे कौन सा लेटर आता है, पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा। जब तक याद नहीं होगा तो नहीं पता चलेगा। हाँ, सीरियसली नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए आपको याद होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको क्या करना होता है, इजर्ट जो है यानी कि ई हो गया हमारा, फिर हमारा जे है, इसके बाद हमारा टी होता है इस साइड से, इसके बाद ये रहा ओ हो गया, फिर हमारा टी होता है, ये रहा टी, और इसके बाद हमारा वाई।
यानी कि आपको ये याद रखना EJOTY, ये 5 लेटर जो है ये आपको याद रखने हैं, ये सीरीज वाइज ही याद रखने हैं। 5 पर ई आता है, फिर 10 जो है 5 2 10 होता है, फिर 15 होता है, फिर 20 होता है, फिर 25 रहता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। ये इजोटी इस तरीके से आप जो है याद रखेंगे इसको। इसमें इससे क्या हेल्पफुल रहेगी, ई से पहले आपका लेटर आपको पता है, ई के बाद वाला पता है। इस तरीके जे से पहले 9 आता है, क्योंकि जे वही 10 पे है, और 9 कैसे लिखा जाता है, अगर हम आई इस तरीके से बनाते हैं तो आपको दिख रहा है ये 9 की फॉर्म में बन रहा है, तो आई जो है वो क्या है 9 है, इस तरीके से याद रखना है। के जो आपको ध्यान रखना है, के कितने, तो 11 जो है आपको ध्यान रखना है, के जो 11 पे आता है, जे के बाद आता है। अब बात आती है एम और एन में कंफ्यूजन होती है, एम और एन में कंफ्यूजन होती है कि एम 13 पे आता है या एन 13 पे आता है। एम जो आपको ध्यान रखना है बच्चों, एम जो है उल्टा 3 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, 3 इस तरीके से होता है तो उल्टा 3 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो 13 पे एम आता है। 14 पे हमारा क्या आता है, 14 पे एन आता है। 14 पे कैसे याद रखोगे, एन जो है बच्चों इस तरीके से है, यानी कि ये अगर मैं ये वाला इसको 1 बना दूं और ये v है तो v इस तरीके से बना दूं, ये क्या हो गया 4 हो गया, तो 14 पे हमारा क्या है n आता है। इस तरीके से ट्रिक्स बना के याद करना पड़ेगा आपको। और ये स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स तो हमें याद ही रहते हैं। जे जो है जी जो है आपका 7 पे आता है। जब हम जी लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली हम क्या कर लेते हैं, इसमें ऑटोमेटिकली ऐसे 7 जो है इसको बना लेते हैं, तो 7 पे हमारा जी आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कलर दोबारा से चेंज हो गया। अब देखो इसके बाद जो है x x आपका 24 पे आता है, कैसे याद रखोगे देख लो। यहाँ पर x में हमें दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 लाइन्स है, तो 4 है और ये 20 की लाइन में आ रहा है, तो इसलिए जो 24 जो है आपका ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, w देखो, w 23 पर आता है, w भी 3 लिखा गया है इस तरीके से। ठीक है, ये m उल्टा 3 इस तरीके से था, w इस तरीके से उल्टा वाला लिख दिया गया है, तो 3 हो गया। और कौन सी लाइन में, जो है 2 की लाइन में, तो 23 हो जाएगा यहाँ से। v जो है v में केवल 2 ही लाइन है, 1 एंड 2, तो इसलिए ये क्या 22 पे आता है। ठीक है, U जो है 21 पे आता है उस अकॉर्डिंग आपका। ठीक है, अब देखो इसके बाद T तो हमने देख ही लिया था, T क्या है 20 है, S 19 है। ठीक है, क्योंकि T से पहले S आ रहा है, T20 मैच भी होता है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, T20 है। R जो है आपका 18 पे आता है, कैसे याद रखेंगे देखो भाई, अगर मैं R लिखती हूँ तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से मैं इसको 8 भी तो बना सकती हूँ ना, ऐसे ये 8 बन गया और ये हमारा 18 हो गया। ठीक है, Q जो है 17 पे ही याद रखना पड़ेगा आपको। P जो है आपको ध्यान रखना, P 16 पे है, O के बाद P है, P के बाद Q आता है आपका। इस अकॉर्डिंग सारे अल्फाबेट मैंने याद करवा दिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। केवल अल्फाबेट पे अटक के नहीं रहना है, अब अपोजिट अल्फाबेट भी आपको याद रहने चाहिए। तो ध्यान रखना है, ए जो है ए जेड का अपोजिट है। ठीक है, कैसे याद रखोगे, ए जेड का अपोजिट है, ये सिंपल है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए नंबर 1 पे है और जेड जो है 26 पर है। जब हम टोटल अपोजिट हमेशा ध्यान रखना, जब हम टोटल करते हैं तो हमारा कितना निकल के आएगा, 27 निकल के आना चाहिए। ठीक है, बी 2 पर है और वाई अपना 25 पे है, इनका टोटल करोगे तो भी 27 निकल के आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए कि अगर y जो है हमारा 25 पर पूछा गया है कि भाई इसका अपोजिट कौन सा है, तो मैं 27 में से क्या माइनस कर दूंगी, 25, यानी कि y की पोजीशन माइनस कर दूंगी, तो यहाँ पे 2 निकल के आ गया और 2 पे हमारा b होता है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, इसलिए बताया गया है कि याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखो कितनी सारी हेल्पफुल टिप्स आपको बताई जा रही हैं, तो आपको लाइक तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके ज्वाइन जरूर कर लेना, और यूनिक क्लासेस के नाम से ही हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरा यूट्यूब चैनल एसओसी यूनिकन्स के नाम से। इसको याद करने का बहुत ही जो है मजेदार चीज मैंने आपको बताई थी, ए और जेड। ए जेड से आजादपुर स्टेशन देखा ना आप सभी ने, मेट्रो का, या फिर आजाद जो है हम सभी आजाद हो रखे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बोए से आप याद कर सकते हो क्या, बी एंड वाई। सी जो है, और सी जो है एक्स का अपोजिट है। ये आपने क्रैक्स खाए होंगे, जो क्रैक्स आते थे ना, गोल गोल कलर की रिंग्स आती थी, तो उसमें जो है फिर कॉक्स जो है उसके अकॉर्डिंग याद कर सकते हो आप, इन दोनों में एक्स और सी जो है आती है। ड्यू, हमने जो है भाई ड्यू जो है वो हम जो है ड्यू पीते हैं ना, वो वाली जो ड्यू आती है, कोल्ड ड्रिंक आती है। या फिर डाउन जो है क्या आ जाता है, डाउन टू अर्थ होना चाहिए, तो डाउन जो है उसमें भी आपका डी और डब्ल्यू आता है, तो इस अकॉर्डिंग याद कर लेना। ई और वी, इवन जो वर्ड है उससे आपका जो है ई और वी जो है एक साथ आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं।
या फिर इवनिंग जो है उससे भी याद कर सकते हो। आगे देखो फन फन फ्लिप्स बहुत सब ने खाए होंगे, फन फ्लिप्स भी, ठीक है। तो किस किस ने खाए मुझे बताना, मुझे भी ये जो है करेक्ट और फन फ्लिप्स बहुत अच्छे लगते थे बचपन में। तो ये फन जो है उसमें एफ और यू जो है एक दूसरे के अपोजिट है। जीटीबी नगर, जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन है भाई, कई मेट्रो स्टेशन के नाम याद करवा के जाऊंगी। तो जीटीबी नगर जो है मेट्रो स्टेशन है, फिर जीटी रोड कर सकते हो। तो ये जी और टी आपस में क्या अपोजिट है। हाई स्कूल जो है आपस में अपोजिट रहेंगे, एच और एस जो है आपस में अपोजिट है, ठीक है। या फिर आप हिज कर सकते हो, हिज। अब देखो जैसे जी और टी है आपका, जीटीबी रोड बोल सकते हो, या फिर जीटी रोड बोल सकते हो, या जीटीबी मेट्रो स्टेशन बहुत सारे याद करवा के जाऊंगे आप सभी को। कौन कौन गया हुआ है जीटीबी मेट्रो स्टेशन, बहुत सारे बच्चों का तो घर भी वहीं पर है ना। तो जीटी आपको ध्यान रखना एक दूसरे के अपोजिट है। इसके बाद जो है हिज कर सकते हो, हिज, ठीक है, लड़के के लिए यूज किया जाता है। तो हिज या फिर हाई स्कूल में आपको एच और एस जो मिलेगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। इसके बाद आपको आई और आर, ईरान आजकल इतनी न्यूज में चला हुआ था, तो जो ईरान है वो एक दूसरे में, आई और आर एक दूसरे के अपोजिट है, ध्यान रखने आपको, ठीक है। जैकलिन या फिर जैक जो है उसमें जे और क्यू जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। और कपिल शर्मा शो कौन कौन नहीं देखता, सभी बच्चे कपिल शर्मा शो देखते हैं, मुझे पता है, मुझे सब पता है, कौन कौन देखता है बता देना मुझे। तो उसमें कपिल शर्मा जो है भाई, कपिल में के और पी जो है एक दूसरे के अपोजिट है, फिर के पी सर कर सकते हो, ठीक है। लव तो भाई टीनेजर एज में बहुत सारे बच्चे भाई फंसे रहते हैं, है ना। तो एल और वी जो है एक दूसरे के अपोजिट है, फंसना नहीं चाहिए। मैन, एम और एन जो है एक दूसरे का अपोजिट है। मुझे बताओ एम कौन से अल्फाबेट पे आता है और एन कौन से अल्फाबेट पे आता है। मैन जो है एक दूसरे में, एम और एन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये मैंने अपोजिट भी करा दिया आप सबको। अब जो है क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पे आने से पहले आपको जो है क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं हमें किस टाइप से क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग पूछे जाएंगे। बच्चे कहते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग मुझे करा दो, तो लो वही मैंने जो है फुल ही आपकी रीजनिंग करवा रही हूँ। हाँ, अगर आपको और भी अच्छे तरीके से चीजें सीखनी है तो आपको पहले क्लासेस भी अटेंड कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक टॉपिक में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उसमें कराए हैं। यहाँ पे केवल क्वेश्चंस के टाइप्स आपके कवर करवा दूंगी, प्रैक्टिस करनी अब आपकी जिम्मेदारी है। देखो ये जो क्वेश्चन है हमें क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द अल्टरनेटिव्स व्हिच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो ये क्वेश्चन मार्क है इसको रिप्लेस कर सके, ऐसा हमें अल्टरनेटिव निकाल के लेकर आना है। अब जो स्टार्टिंग की ये हमें जो है इन दोनों के बीच में जो रिलेशन दिखा रखा है ना, यही फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आखिरकार है ना, यही फाइंड आउट करना होता है। और ये अल्फाबेट जो मैंने ऐसे याद करवाई ना, वो अल्फाबेट ऐसे याद करवाने का मतलब नहीं है, वो यूज भी करनी है आप सभी को। कैसे यूज करोगे, इंग्लिश ई जो है हमारा 5 पर आता है, एन जो है वो हमारा 14 पर आता है, जी जो है 7 पे, साथ साथ में लिखते चलो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और जो बच्चा बाद में आता जाए लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, नहीं किया तो कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। और जब रिजल्ट आने वाला होगा ना तो उसके बारे में बताऊंगी, और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी चीजें होंगी सब कुछ बताई जाएगी, हर तरीके से गाइड किया जाएगा, ठीक है। एल जो है, एल आपका कितने पे 12 पर आता है। एल जो है इस तरीके से बनता है, तो यहाँ से हमें जो 2 बनता हुआ दिखाई देता है, और ये 1 इसका डंडा हो गया, ठीक है। आई जो है 9 पे होता है, एच जो है 19 पे है, और एच जो है अपना 8 पर होता है। एच इस तरीके से लिखा है और ये 8 बन गया, इस तरीके से याद रखो। अब एफ जो है हमारा 6 पर होता है, और ये 15 जो है उस पे ओ आता है, फिर 8 हो गया, फिर ये 13 पे ये हो गया, फिर 8 है, और फिर आर जो है हमारा 18 पर है, और ये 7 पर है। अब देखो इनका रिलेशन किसके साथ किस तरीके से बन रहा है। अगर मैं एन का एफ के साथ देखूं तो +1 हो रहा है ना, यहाँ पे देखो फटाफट से। अगर मैं इसका इसके साथ देखूं तो +1 दिखाई दे रहा है। अगर एन का मैं क्या देख रही हूँ, ओ के साथ देख रही हूँ, तो एन 14 पर है, ओ 15 पर है, +1 हो गया, ठीक है। जी 7 पर है, और अगले वाला ये अक्षर एच, इन दोनों में भी +1 दिखाई दे रहा है, +1 हो गया है ना। इस तरीके से अगर मैं 12 और 13 का देखूं +1 हो रहा है। फिर अगर मैं 9 का देखूं और 8 का देखूं, यहाँ पर 9 और 8, जस्ट अ सेकेंड, 12 के बाद 13 है, आई 9 पर है, फिर 8 है, ठीक है। अच्छा, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 8 है और 7 है। यानी कि समझ में बात आ गई है, हमें आ गई है। क्या आई है, इसमें जो इंग्लिश है ना, इसमें एल तक क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। इसके बाद के जो अक्षर है ना, ये 3 ISH, इनमें -1 हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाले पहुंचने के लिए -1 हो रहा है, ये चीज समझ में आ गई। यानी कि अब हमें क्या करना है, ये लेटर कितने 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7, साइंस में भी इसी तरीके से 7 है। तो स्टार्टिंग के 4 लेटर 1 2 3 4, इन चारों में हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी जो अल्फाबेट की पोजीशन है उसमें +1 करना पड़ेगा, और इसके बाद जो बाकी 3 बच गए हैं इसमें -1 करना पड़ेगा। आंसर निकल के अपने आप आ जाएगा। करके देखते हैं। चलो देखो, ये चीज यहाँ पे ये चीज गलत लिख दी गई है, 5 पर ही आता है, ये इस तरीके से था। ठीक है, अब देखो अगर मैं देखूं साइंस जो है आपका, यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से। तो साइंस SNIE, इसमें मुझे +1 करना है। स्टार्टिंग के कितने ई तक के लेटर में +1 करना है, यानी कि एस जो है 19 पे है, सी जो है आपका 3 पर है, 9 पर है, और ये 5 पर है। +1 करती हूँ तो 20 आएगा, इसमें करूंगी +1 तो आपका कितना 4 हो जाएगा, ये 9 10 पे चला जाएगा और 5 6 पे चला जाएगा। टी से 20 होता है, T20 होता है। ठीक है, 4 पे अपना डी आता है, इसके बाद 10 जो है उस पे अपना जो है क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। ई जो है, ई से नेक्स्ट जो है एफ रहता है, एफ लेटर है ना, एफ है ना, TDG, ये यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक कर दिया, इसको इस वाले को इग्नोर करो, इस आंसर को। ठीक है, ई से अगर हम नेक्स्ट पे ही जाएंगे तो ई जो है 5 पर है और 6 पे एफ आएगा। अब हमें नेक्स्ट जो चीज करनी है वो क्या करनी है, देखो बच्चों, जो हमें कहा गया था वो है NCE, इसमें -1 करते चलना है इनकी पोजीशन पे। एन जो है अपना 14 पे आता है, सी 3 पर है और ई 5 पर है। ठीक है, -1 करेंगे तो 4 2 और ये क्या है 13 हो जाएगा। 13 पे आपका मैंने कहा था एम बन जाता है, 13 पे एम बन गया। सी जो 2 जो है 2 पे क्या होता है, 2 हमारा बी है, और 4 क्या है हमारा, 4 हमारा डी होता है। इस अकॉर्डिंग ये निकल के आएगा, यही करेक्ट होगा। इसमें इन्होंने गलती कर दी थी, यहाँ पर एफ होना चाहिए था। देखो गलती भी पहचान ली हमने, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि हमें चीजें आएंगी तो हम अपने आप चीजें जो है कर लेंगे कवर। इस तरीके से हमें अल्फाबेट जो कोडिंग डिकोडिंग होती है उसको इस तरीके से कवर करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन बोल रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। एक भाई सर्टेन कोड लैंग्वेज है। कोड लैंग्वेज का मतलब होता है कि अगर मुझे अपने फ्रेंड को कोई सीक्रेट बात बतानी है तो मैं कोड लैंग्वेज में दूंगी। व्हाट्सएप जो रहता है ना, व्हाट्सएप बोलता है ना कि हमारी जो भी मैसेजेस होंगे वो लीक नहीं होंगे क्योंकि वो कोड लैंग्वेज में होते हैं। यानी कि खुद व्हाट्सएप को भी नहीं पता रहता कि उसने कौन सी लैंग्वेज यूज कर डाली है, हमारे मैसेज क्या थे। ठीक है, इसलिए तो कोड लैंग्वेज का मतलब होता है हमने जो टाइप किया वो बिल्कुल अलग होता है। जैसे हम लैपटॉप में कुछ टाइप करते हैं ना, तो वो लैपटॉप उसी लैंग्वेज में नहीं समझता है, उसकी कोड लैंग्वेज अलग रहती है। तो जब आप बड़े होगे तो कोडिंग लैंग्वेज जो है लैपटॉप की होती है उसे सीखोगे। तो अभी अभी आपको नॉर्मल समझ लेना है कि फ्रेंड जो है, फ्रेंड को लिखा गया है क्या, इस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ट्रेडर जो है उसको लिखा गया है, फिर ट्रेडर को कौन सी भाषा में लिखा जाएगा, यही चीज आपसे पूछी गई इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये चीज पूछी गई थी। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हम देखते हैं फ्रेंड को इस लेटर में लिखा गया है, तो इसका मतलब अगर मैं कहूं FRIEND और ये इसमें लिखा गया। तो अभी क्या हुआ, वीडियो बना रही थी मैं, ये क्लास रिकॉर्ड कर रही थी और बंद होगी स्टोरेज की वजह से, तो ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पे रख रखा है। तो आप देख लो यहाँ पे एफ का अपोजिट यू होता है, प्लस करके देखो 21 पे एफ आता है, 6 जो है सॉरी यू जो है 21 पे आता है, एफ जो है 6 पे आता है। 1 जो हमने याद किया था तो उसमें आपका एफ और यू जो है एक दूसरे का अपोजिट थे, है ना। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को ऐड भी कर लोगे ना, 21 प्लस में 6 करोगे तो 27 ही निकल के आएगा। मैंने कहा था ये वाली चीज भी आप अपना के देख सकते हो। यहाँ पे जितने हैं आपके, आर का अपोजिट आई है, आई का अपोजिट आर है, इस तरीके से ई का अपोजिट वी होता है, एन का एम होता है, डी का डब्ल्यू होता है। इस तरीके से अगर मैं ये जो आपका ट्रेडर दे रखा है इसके अपोजिट भी कर दूं, टी का अपोजिट आपको पता है कि जो टी है उसका अपोजिट जी टी भी जो नगर है मैंने कहा था, तो जी जो है आपका टी का अपोजिट होता है। अब डी का अपोजिट जो है डब्ल्यू है, और ई का अपोजिट वी हो जाएगा इवन, और आर का अपोजिट आई हो जाएगा। ये बन के आना चाहिए आपका। तो देखो क्या यही दे रखा है, हाँ यही दे रखा है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल 1 मिनट में आसानी से निकल के आ गया। बस हमें ये पहचानना होता है कि कोड लैंग्वेज जो दे रखी है उसमें क्या सीरीज फॉलो हो रही है, क्या चीज उन्होंने की है, प्लस किया है, माइनस किया, स्क्वायर किया है, क्या किया, अपोजिट दिया है, क्या दिया है ना। आगे देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है गिव जो है एक कोड लैंग्वेज है, उसमें गिव को इन शब्दों में लिखा जाता है, बॉन्ड जो है बॉन्ड को इन जो है इन नंबर्स में लिखा जाता है, तो क्रू को किस नंबर में लिखा जाएगा ये दे रखा है आपका। तो देखो यहाँ पे एक ही चीज लिखकर नहीं देखेंगे, अब फटाफट से देखेंगे हम सॉल्यूशन। जी जो है वो हमारा क्या है 7 पर आता है, जी 7 पर आता है, आई 9 पर है, देखो जैसे मुझे याद है ऐसे आपको याद होना चाहिए। वी 22 पे आता है, ई जो है 5 पर आता है।
ठीक है। अब इन्होंने किस नंबर में दे दिया, जी को 8 बोल दिया, आई को इन्होंने क्या बोला है, आई को इन्होंने 10 बोल दिया है, ठीक है, आई को 10 बोल दिया है, और फिर वी जो है वी को 23 बोल दिया है, और ई को जो है 6 बोल दिया। हमें देखना पड़ेगा कि कौन से नंबर में कितने लेटर्स थे, उस अकॉर्डिंग देख लिया हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है क्या कर रखा है, 7 में 1 प्लस करेंगे 8 निकल के आ जाएगा, 9 में 1 प्लस करेंगे 10 जो है वो निकल के आ जाएगा, जो वी है 22 है, 22 में 1 प्लस करेंगे 23, और 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6 निकल के आ गया। यानी कि जो इनकी एक्चुअल पोजीशन है लेटर्स की उसमें +1 कर दिया गया है। वही सेम चीज जो है क्रू के साथ हमें करनी है, CREW। सी जो है 3 पर है, आर जो है 18 पे है, ये 5 पर है, और डब्ल्यू जो आपका 23 पर है। तो इसका मतलब 24 वाला निकालना है हमें। 24 में हमारा एक्स होता है, और 6 पे आपका जो है एफ होता है, और 19 पे आप सभी का क्या होता है, 19 पे एस होता है हमारा, ठीक है, एस हो जाएगा। और 4 पर क्या हो जाएगा, +1 किया ना, 4 आ गया, 4 पे डी हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं क्या यही आंसर है इसका। तो जस्ट अ सेकेंड। तो बॉन्ड का भी इन्होंने वही चीज करके देखी, क्या बॉन्ड को जो है ये चीज बोल रखी इन्होंने, तो बी का 3 बना रखा है इन्होंने, ओ को ओ 15 पे होता है, और इन्होंने +1 कर दिया, तो वो क्या है 16 पे आ गया था। तो सेम चीज फॉलो हो रही थी। तो हमने क्रू का आपको ध्यान रखना है, जो जो बोला जाए वही चीजें आपको करके देख लेनी है। यानी कि जब टाइम कम हो तो भाई अपना दिमाग लगा सकते हो, वरना गिव का हमने जो करके देखा क्या सही चीज वही चीज सेम है, सही फॉलो हो रही है नेक्स्ट में या नहीं, तो बॉन्ड के ऊपर भी अप्लाई करके देखना है, यही निकल के आता है। तो बॉन्ड का अगर यही सही है तो क्रू का फिर हम उस तरीके से निकालेंगे जैसे मैंने निकाला है ना। तो देखो क्रू का जो आंसर है वही निकल के आ रहा है 4, 19, 6, 24। अच्छा नंबरिंग में बताना था, मैंने तो लेटर्स में बता दिया ना। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बोलते हो ना दीदी किस टाइप के पूछे जाएंगे, क्या इतने हार्ड क्वेश्चन आएंगे, इतने ईजी आएंगे? इसी टाइप के आएंगे, जो मैं करवा रही हूँ सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, इनमें से ही आएंगे। तो प्रैक्टिस कर लो अपने। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है वाई को किसी लैंग्वेज में हमें 50 जो है लिखा हुआ मिला है, SEAC जो है उसको जो है इसमें लिखा हुआ मिला है। तो इसको हम कितने नंबर्स में लिखेंगे, ये चीज बोला गया है। तो इक्वल टू अगर हम करेंगे YACHT, तो इसको कितने में करेंगे? अब आप कहेंगे y जो है, y तो वैसे 25 पर आता है, ये 50 कैसे लिखा हुआ मिल गया, है ना। और ये S जो है अपना 19 पर आता है, N जो है वो 5 पर है, और A जो है वो 1 पर है। अगर इनको ऐड कर देते हैं तो कितना निकल के आएगा बच्चों? 19 और 1 20, और ये हो जाएगा 25, ये भी 25 निकल के आया, ठीक है, 25 निकल के आ गया। तो दिखाई दे रहा है 50 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इंटू 2 कर दोगे तो 50 हो जाएगा, इसमें भी इंटू 2 कर दोगे तो 50 निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या ये सेम चीज इसमें फॉलो करके अगर ऑप्शन में उस अकॉर्डिंग है तो आपका करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली ऐसे ही होता है, जो लेटर्स जिस नंबर पे रहते हैं या तो उसके अपोजिट जो है नंबर्स जो है उनको टोटल करके कुछ किया हुआ रहता है, वो देखना पड़ता है। पर आप अभी छोटे हो इसलिए इस टाइप से मिलेगा। नॉर्मली आपके नंबरिंग्स जो है, जैसे S जो है 19 पे ही था, E 5 पे ही था, और A जो है 1 पे ही है, इनको ऐड कर दोगे तो 25 निकल के आ गया। अब आपको देखना है 50 कैसे बनेगा 25 से, है ना, इस तरीके से। अब देखो Y जो है, Y कितने पे होता है आपका, Y जो है आपका 25 पर है ना। इसके बाद A 1 पर है, C 3 पर है, H जो है आपका 8 पर है, और T जो है आपका कितने पे 20 पे। इन सबको ऐड कर दो, इन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो 57 निकल के आ जाएगा। 57 को इंटू 2 करोगे तो 114 निकल के आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग आपको करना होता है। ये मैं क्वेश्चन के टाइप सिखा रही हूँ आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी को एक काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, इस क्लास को लाइक कर दो बच्चों। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास, और वो फ्री में आप सभी को कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। पूरी रीजनिंग करवा रही हूँ, नॉन वर्बल जो रीजनिंग, सॉरी वर्बल रीजनिंग जो पूरी करवा रही हूँ। तो कौन कौन चाहता है कि नॉन वर्बल रीजनिंग भी आपकी इसी तरीके से करवाई जाए, मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में सिखा दी जाएगी, ओके, अगर टाइम बचा तो। अब देखो आप सभी के लिए ये क्वेश्चन ये रहा, और हाँ जल्द ही ऑनलाइन क्लासेस पे हम कोशिश कर रहे हैं आप सभी के लिए एक सरप्राइज लेकर आए, तो उसके लिए भी आप सभी को सब्सक्राइब करके रख लेना है, फटाफट से जो है आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक लैंग्वेज है उसमें आई जो है, आई को हैंड बोला जा रहा है, हैंड को माउथ बोल रहे हैं, माउथ को ईयर बोल रहे हैं, ईयर को नोज बोल रहे हैं, नोज को टंग बोल रहे हैं, इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो काम हमारी आई कर रही है, यानी कि मैं अब अपनी आंखों को आंख नहीं बोलूंगी, हैंड बोल दूंगी, ये चीज बोल रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि अगर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ पर्सन हियर, अगर एक पर्सन कुछ सुन रहा है, तो सुनते किससे हैं हम सुनते हैं ईयर से सुनते हैं। तो ईयर से सुनते हैं, तो ईयर को, इसका आंसर ईयर होता, पर ईयर को ईयर नहीं बोल रहे हैं, हमें आपको ध्यान रखना है, ईयर को ये क्या बोल रहे हैं, ईयर इज,
आपको ध्यान रखना है, ये नहीं है माउथ इज ईयर, नहीं, माउथ को ईयर बोल रहे हैं। तो ईयर को क्या बोला जा रहा है, ईयर को नोज, ईयर के लिए नोज वर्ड यूज किया जा रहा है। अब आपको इतना दिमाग नहीं दौड़ाना है और ये गलती नहीं करनी है। मैं बचपन में क्या करती थी कि ईयर को नोज बोल रहे हैं तो नोज को टंग बोल रहे हैं तो टंग आंसर लगा के आ जाती थी। नहीं बच्चों, ये चीज नहीं है। जो लाइन सिर्फ ये बता रही है कि आपके ईयर को क्या बोल रही है, उसी लाइन को देखेंगे, इसके आगे और पीछे की लाइनें नहीं देखेंगे। ईयर को नोज बोल रहे हैं तो नोज इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नोज जो है इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। किस किस बच्चे ने क्वेश्चंस जो है मुझसे पहले सॉल्व कर लिए थे मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मुझे समझाने में थोड़ी देरी लग रही है ना, तो मैं भी बहुत जल्दी सॉल्व कर लेती हूँ रीजनिंग। अब आगे बढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन के लिए आप सभी को ये अपनी टर्म्स याद हो जानी चाहिए अच्छे तरीके से, जैसे कि फादर सन या फिर मदर सन, यानी कि पापा का बेटा या फिर मम्मी का बेटा जो है हमारा भाई ही लगेगा, ठीक है। फादर डॉटर या फिर मम्मी की बेटी और हमारे पापा की बेटी हमारी सिस्टर ही लगेगी। मैटरनल अंकल कौन होते हैं, मदर्स ब्रदर, यानी कि मम्मी के पापा सॉरी मम्मी के भाई जो है वो हमारे मैटरनल अंकल होते हैं। मैटरनल, मैटरनल को आपको ध्यान रखना, मदर से एम और पैटर्नल से पी, ठीक है। तो पैटर्नल पी, पैटर्नल अंकल हमारे चाचा ताऊ होंगे, ध्यान रखना है आपको। अंकल जो बेसिकली बोल दिया जाता है वो पैटर्नल अंकल के लिए यूज कर दिया जाता है, चाचा ताऊ के लिए यूज कर दिया जाता है। आंट जो है आपको ध्यान रखना है हमारी बुआ जो होती हैं उनके लिए यूज किया जाता है, नहीं पापा की बहन के लिए, ठीक है। आंट जो है हमारी मम्मी की बहन यानी कि मौसी के लिए भी यूज किया जाता है। और स्पेसिफिक अगर हमें जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से बता देंगे तो बताएंगे मैटरनल आंट या फिर पैटर्नल आंट, ठीक है। सन्स वाइफ यानी कि बेटे की बहू जो है डॉटर इन लॉ होती है, वो डॉटर तो होती है, हमारी मम्मी की अगर बहू की बात करें तो हमारी मम्मी की वो बहू है, वो बेटी है, बेटी समान है, पर वो इन लॉ के द्वारा जुड़ी हुई है, ठीक है। सन इन लॉ यानी दामाद की बात हो रही है। ब्रदर इन लॉ जो है आपको ध्यान रखना है सिस्टर्स हस्बैंड ब्रदर, यानी कि जो बहन का जो हस्बैंड है उसके भाई को भी हम ब्रदर इन लॉ ही बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ हस्बैंड बोल दिया जाएगा। ब्रदर इन लॉ नॉर्मली बोला जाएगा तो हस्बैंड्स ब्रदर या फिर वाइफ ब्रदर, यानी कि साला या साली जो होते हैं या फिर आपका जो देवर या जेठ होते हैं उनको ब्रदर इन लॉ बोल दिया जाता है ना। इसके बाद सिस्टर इन लॉ हस्बैंड वो है ब्रदर्स वाइफ सिस्टर, यानी कि ब्रदर जो है उसकी वाइफ की सिस्टर को जो है सिस्टर इन लॉ हस्बैंड बोल दिया जाता है। इस सेम तरीके से ये हो जाएगा, आपको इस तरीके से याद करना है। और आपको ध्यान रखना मदर इन लॉ जो सास है उसको बोल दिया जाता है फादर इन लॉ, जो है हस्बैंड्स फादर, यानी कि आपके हस्बैंड के जो फादर हैं वो फादर इन लॉज हस्बैंड भी बोल दिया जाता है, फादर इन लॉ भी बोला जाता है नॉर्मली, ठीक है। इसके बाद ब्रदर्स सन या फिर सिस्टर सन, यानी कि ब्रदर का बेटा, भाई का बेटा या फिर बहन का बेटा नेफ्यू होता है, बेटा नेफ्यू होगा। नाइस जो है आपको ध्यान रखना है वो डॉटर होगी, बहन या भाई किसी की भी हो सकती है। कजन जो आपको पता है कि कजन कौन होते हैं, कजन जो आपको ध्यान रखना है हमारे चाचा ताऊ के बच्चे जो है वो कजन है, कजन ब्रदर या सिस्टर उसके आगे पीछे लग जाएगा, ठीक है। अब देखो ग्रैंड फादर आपको पता है, ग्रैंड मदर भी पता है आप सभी को, ग्रेट ग्रैंड फादर और ग्रेट ग्रैंड मदर आपको ध्यान रखना है। दादा पड़दादा पड़दादी जो है इस तरीके से पड़नानी या फिर पड़नाना इसमें आ जाएंगे। और ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर भी आपके नाना नानी भी होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ग्रैंड फादर नाना और नानी, ठीक है, ग्रैंड मदर नानी, इस तरीके से ध्यान रखना है। और पैटर्नल वगैरह अलग से लगा के दिया जा सकता है। अब क्वेश्चन देख लो यहाँ पे ब्लड रिलेशन किस तरीके से निकल के आएंगे। उससे पहले आप सभी जो ब्लड रिलेशन के लिए वो याद कर लेना जो मैंने आपको बताया है। अभी हम वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन करेंगे। अब आप सोचो कि वेन डायग्राम क्या होता है, आज तक कभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, कहीं पर सीएम श्री की क्लास में आपको वेन डायग्राम नहीं करवाया गया। 100% बोल रही हूँ, वो टॉपिक्स भी इसमें कवर हैं जो यूट्यूब पे कहीं पर भी कवर नहीं होंगे, बिल्कुल फ्री में आप सभी को चीजें दे रही हूँ। अब इतनी तो कदर होनी चाहिए कि योजना दीदी के लिए आप सभी को एक लाइक बटन और हाई बटन कर देना प्रेस, और इसके साथ साथ क्या करना है, इसी के साथ साथ सब्सक्राइब कर लेना है सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। इतना तो आप सभी को करना ही चाहिए आई थिंक। अब देखो वेन डायग्राम जो है उसमें इन्होंने बोला वेन डायग्राम क्या होता है, जो चीजें बोली होती है ना कैसे बनाना है वो, यानी कि ये आपको लाइन दे देंगे और ऑप्शन में दे देंगे इस टाइप से, ये वेन डायग्राम दे दिया, एक कुछ और बनाकर दे देते, कौन सा ठीक होगा, इस तरीके से हमें पहचानना होगा। कैसे पहचानोगे, जब तक बनाना नहीं आएगा तब तक नहीं पहचान सकते। अब देखो मदर, ग्रैंड मदर और फीमेल, इन तीनों में क्या रिलेशन है, इसके अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बनता है। अब देखो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कोई भी चीज ये है और इसके बाद एक बड़ा सर्कल है, इसका मतलब ये वाली जो चीज है ना, यहाँ पे जो ये वाला सर्कल जो है, ये जो है पूरी तरीके से क्या है, इसके अंदर ये बड़े वाले सर्कल के अंदर डला हुआ है, मतलब पूरी तरीके से इसके अंदर समाया हुआ है। यानी कि ये ऑटोमेटिकली जो है पूरा का पूरा बड़ा सर्कल जो है उसके अंदर ये वाली बात तो ऑटोमेटिकली होगी। इसका मतलब समझ में नहीं आया होगा, ये बनाकर देखते हैं समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोल रखा है, मदर, ग्रैंड मदर और फीमेल।
देखो आपको पता है जितनी मदर हैं, जितनी जो मम्मी होती हैं, जितनी मदर होती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ग्रैंड मदर जो नानी या फिर दादी, वो सारी की सारी माँ बनी होंगी तभी तो ग्रैंड मदर बनी होंगी, है ना, उनके बच्चों की तो बनेंगी ना ग्रैंड मदर। तो इसका मतलब जो ग्रैंड मदर है सारी की सारी वो क्या है, वो सारी की सारी माँ है, ठीक है। अब जो माँ होती है वो क्या है, वो फीमेल भी है साथ साथ में। जितनी ग्रैंड मदर, देखो जो ग्रैंड मदर है और जो मदर होती हैं वो दोनों क्या हैं बच्चों, फीमेल होती हैं, है ना, फीमेल होती हैं। पर आपको पता है कि जो ग्रैंड मदर है वो ग्रैंड मदर किसके अंदर इंक्लूड होगी, मदर के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। पर मदर अंदर क्यों नहीं आ रही है और ग्रैंड मदर बाहर क्यों नहीं आ रही है, इस तरीके से क्यों नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि जो मदर होती है, मम्मी जो बनी हुई है, उनके जो बच्चे हैं, हो सकता है कुछ के बच्चे शादी ना करे, हो सकता है कि कुछ के बच्चों की डेथ हो जाती है जिस वजह से वो ग्रैंड मदर नहीं बन पाती है ना। तो इस वजह से हम नहीं बोल सकते कि जितनी भी ऑल मदर इज ग्रैंड मदर, हम ये चीज नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। पर हम ये चीज बोल सकते हैं कि जितनी भी ग्रैंड मदर है, ऑल ग्रैंड मदर इज मदर, हम ये चीज बोल सकते हैं। तो इसलिए जितनी भी ऑल किसके आगे आ रहा है, ग्रैंड मदर के आगे आ रहा है। इसका मतलब ग्रैंड मदर जो है अंदर की साइड रहेगी, उसके बाद जो है किसके अंदर आ रही है, ये सारी सारी मदर के अंदर आ रही है। जितनी भी ग्रैंड मदर है वो सारी सारी क्या है, मदर है। इसका मतलब ये ग्रैंड मदर हो गई, इसके ये किसके अंदर आ रही है, मदर के अंदर आ रही है। और जितनी भी चाहे ग्रैंड मदर हो चाहे मदर हो, वो सारी क्या होती है, फीमेल होती है। इस तरीके से आपका वेन डायग्राम में बन जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल होता है और इस तरीके से आपको करना होता है। अगला वेन डायग्राम मैंने बोला है जो ब्रिंजल है, बनाना और वेजिटेबल्स। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है उस तरीके से फाइंड आउट करना है। आपको पता है ब्रिंजल यानी जो बैंगन होता है वो क्या है भाई, वेजिटेबल है ना, वेजिटेबल है वो एक, है ना, सब्जी। और बनाना क्या है, वो फ्रूट होता है, यानी कि वो अलग है। यानी कि जो जितने भी ब्रिंजल होंगे वो सारे के सारे क्या है, वेजिटेबल हैं। इसका मतलब ब्रिंजल, जितने भी ब्रिंजल हैं, जितने भी यानी कि सभी ब्रिंजल, यानी कि ओल ब्रिंजल। जब ओल किसके आगे आ रहा है, ब्रिंजल के आगे। क्या है, सभी के सभी ब्रिंजल क्या है भाई, वेजिटेबल्स है, यानी कि वेजिटेबल ही आ गया, ये रही वेजिटेबल। पर जो बनाना होता है वो तो फ्रूट होता है ना, फ्रूट होता है। इसलिए इसके वेन डायग्राम में जो बनाना है वो इस तरीके से बाहर अलग रखा हुआ दिखेगा, इनके बीच में उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो इस तरीके से दिखा हमें, देखो ये रहा ब्रिंजल, ब्रिंजल जो है किसके अंदर आ गया, वेजिटेबल के अंदर। हमने ये क्यों नहीं बोला कि जितनी भी वेजिटेबल है, ऑल वेजिटेबल्स आर ब्रिंजल, क्योंकि जितनी वेजिटेबल्स हैं, पत्ता गोभी हो गई, मटर है, आलू है, टमाटर है, सब कुछ आ जाता है। पर ब्रिंजल जो है वो सारे सारे ब्रिंजल हम क्या बोल सकते हैं, वो आपके क्या है, वेजिटेबल्स हैं। इसलिए इस तरीके से बनेगा, समझ गए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का वेन डायग्राम का ये रहा। अब ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है, इसमें पूछ रखा है आपका कि हमें ये इमेज दे रखी है और उस अकॉर्डिंग हमें निकालना है। बोल रखा है द सर्कल रिप्रेजेंट पीएचडी स्टूडेंट्स। जो सर्कल है हम यहाँ पे साथ साथ लिखते चलेंगे। जो सर्कल है ना, बड़े वाला जो ये सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये क्या है बच्चों, ये सर्कल जो है पीएचडी स्टूडेंट्स को बता रहा है कि जितने भी यहाँ पर नंबर्स वगैरह जो भी लिख रखा है, ये सर्कल में जितने भी लिख रखे हैं ना, ये 46 है, 8 है, आपका 40 है, 11 है और 17 है, सारे पीएचडी वाले, पीएचडी में एडमिशन है। पर ट्रायंगल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है साइंस स्टूडेंट को, ट्रायंगल, यानी कि हम लिख लेते हैं सर्कल, सर्कल जो है पीएचडी है, ट्रायंगल जो है वो क्या, साइंस स्टूडेंट है, ठीक है। इसके बाद बोल रहे हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये जो रेक्टेंगल है वो क्या है, गर्ल्स के लिए यूज किया गया है, ओके। इसके बाद बोल रहा है द नंबर गिवन इन द शेप रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्संस ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, ठीक है। इन्होंने बता रखा है कितने कितने किस किस कैटेगरी में है वो बता रखा है। हाउ मेनी गर्ल्स आर पीएचडी स्टूडेंट्स, कितनी जो गर्ल्स हैं वो पीएचडी स्टूडेंट है। बट यहाँ पे चीज ध्यान से पढ़नी है, बट आर नोट, क्या वो साइंस स्टूडेंट नहीं है। उन लड़कियों के बारे में हमें बताना है कि जिन लड़कियों ने पीएचडी में एडमिशन तो ले रखा है पर वो साइंस स्टूडेंट नहीं है। यानी कि सबसे पहली बात, पीएचडी में कौन सी लड़कियों ने एडमिशन ले रखा है, लड़कियों का मतलब जितने भी इस रेक्टेंगल के अंदर, ये जो रेक्टेंगल है ये सारा पूरा रेक्टेंगल क्या है, गर्ल्स की कैटेगरी का है, इसमें गर्ल्स हैं। और सर्कल जो है बच्चों, ये जो सर्कल है ये क्या है, पीएचडी स्टूडेंट्स का है। यानी कि हमें देखना है कि इस सर्कल के अंदर अंदर, इस सर्कल के अंदर अंदर आपकी लड़कियां, यानी कि इसके अंदर जो लड़कियां आ रही हैं इस लेवल के अंदर हमें देख लेना है। सर्कल में मैंने कहा था ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, पर हमें तो क्या देखना है, हमें देखना है कि गर्ल्स कौन सी है। गर्ल्स हमारी रेक्टेंगल के अंदर, यानी कि 8 और 11 ये दोनों क्या है, ये रेक्टेंगल के अंदर थी।
ठीक है, ये चीज हो गई। अब हमें देखना है बच्चों कि वो लड़कियां जो हैं साइंस स्टूडेंट नहीं होनी चाहिए। अब रेक्टेंगल के अंदर आप कहोगे दीदी रेक्टेंगल के अंदर तो रेक्टेंगल और सर्कल इन दोनों के अंदर तो क्या आ रहा है 40 भी आ रहा है, क्या उसको भी ऐड कर ले? नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, ये तो ट्रायंगल के अंदर भी 40 जो आपका तीन चीजों में आ रहा है, रेक्टेंगल, सर्कल और आपका ये रहा रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल, इन तीनों के अंदर आ रहा है। ट्रायंगल में साइंस स्टूडेंट है, इसको हमें हटा देना है, साइंस स्टूडेंट वाले को हटा देना है। निकल के आया है 8 प्लस में 11 कर देंगे, ये रहा 8 और ये रहा 11, ये टोटल कर लो बच्चों कितना निकल के आ जाएगा 19, यानी कि 19 लड़कियां ऐसी हैं जो पीएचडी स्टूडेंट भी हैं और क्या है गर्ल्स भी हैं, इन लड़कियों के बारे में बताया गया है, पर वो क्या है साइंस स्टूडेंट नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ 19 हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये आपका हम बोल सकते हैं सिलोगिज्म वाला टॉपिक रहता है। सिलोगिज्म सीखने के लिए वेन डायग्राम पहले आना चाहिए। तो बच्चों इसमें बोल रखा है, इसमें भी वही सेम चीज है। ऑल का मतलब क्या रहता है? ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, जितने भी रोज हैं, इसका मतलब क्या है? जितने भी रोज हैं, ठीक है, ये रहे रोज, जितने भी रोज हैं वो क्या फ्लावर हैं। तो किसके आगे ओल आया? रोज के आगे, तो ये अंदर की तरफ हो जाएगा और ये रहा फ्लावर। जितने भी रोज हैं वो फ्लावर्स हैं, ठीक है। सम फ्लावर्स आर रेड, कुछ जो फ्लावर हैं, कुछ, सम का मतलब कुछ का मतलब क्या होता है? कुछ का मतलब इस तरीके से बनता है डायग्राम, यानी कुछ ये थोड़े नंबर्स हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो कुछ हैं वो कहीं पर भी हो सकते हैं, कहीं पर भी मिलते जुलते हो सकते हैं। जो फ्लावर और रेड दोनों चीजें उनके अंदर, यानी कि रेड फ्लावर है ना। तो कुछ का मतलब ये हो गया, और ये क्या रेड कलर के फ्लावर हैं, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा ऐसा है, कॉमन है, जो फ्लावर भी है प्लस में रेड कलर के भी हैं, ठीक है, ऐसा है ये। अब हमें चेक करना होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या बोल रहा है? सम रोजेस आर रेड, ये बोल रहा है कि कुछ जो रोज हैं, कुछ जो रोज हैं वो क्या है? रेड कलर के हैं। अब पूरे के पूरे रोज किसके अंदर आ रहे हैं? फ्लावर के अंदर आ रहे हैं, सारे रोज फ्लावर के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब फ्लावर के अंदर रोज यहां पर भी हो सकता है, सेंटर में भी, यहां पर भी हो सकता है, इस हिस्से में भी कुछ जो है जा सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब जो चीज इसके अंदर है ही, उसमें से भी कुछ, जो हम सारे नहीं बोल सकते, अगर लिखा हुआ मिलता है ना ऑल रोज आर रेड, तो वो गलत हो जाता, क्योंकि सारे रोज कहीं पर बिखरे हुए होंगे, किसके अंदर? फ्लावर के अंदर, हम कह नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि कुछ, अगर कहा गया है कुछ जो रोज हैं वो क्या है? रेड कलर के हैं, तो ये बात सही हो सकती है, क्योंकि कुछ रोज यहां पर भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये बात तो सही है। अगला है और ऑल रेड थिंग्स आर रोज, जितनी भी रेड थिंग्स हैं भाई वो रोज है, नहीं हो सकती। रोज तो इस एरिया में यहां पर कहीं पर भी हो सकता है, फ्लावर के अंदर हो सकता है। जब फ्लावर का ही कुछ हिस्सा रेड है और बाकी हिस्सा कुछ और है, कुछ अलग है, तो वो कैसे रोज बन सकता है? तो इसलिए ये वाली बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगी ये वाली स्टेटमेंट। तो ओनली कंक्लूजन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से संबंधित है, फटाफट से डायरेक्शन वाला क्वेश्चन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी आपके, दिशा वाले क्वेश्चन भी आते हैं, और इसके लिए आपको एक दो चीजें समझनी है। आपको देखो, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये आपका क्या रहता है? ये आपका ईस्ट रहता है, और ये आपका वेस्ट रहता है। इसके बीच में ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट होता है, इसके बीच में आपको साउथ ईस्ट दिखेगा, ये जो है साउथ वेस्ट होता है, ये आपका जो है नॉर्थ वेस्ट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको दो तीन चीजें और समझनी है। आपको ध्यान रखना है कि जब ऊपर की बात की जाए कि कोई नॉर्थ की डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाली साइड हमारी कहां पर है? ये वाले हैंड की साइड कहां पर है हमारी? ये वाली राइट समझेंगे, और ये वाला जो हैंड है आपका सीधे वाला, ये वाला हैंड लेफ्ट समझेंगे, ये वाला। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, जब ऊपर की तरफ किसी का फेस है, तो इसका मतलब जो राइट और लेफ्ट इस तरीके से होगा, यानी कि ये डायरेक्शन राइट होगी, ये डायरेक्शन लेफ्ट होगी। अगर नीचे की साइड साउथ की तरफ किसी का फेस है, तो आपको ध्यान रखना है अपोजिट हो जाएगा, ये राइट बन जाएगा, ये लेफ्ट बन जाएगा। इस तरीके से आपको समझ लेना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, एक तो डिग्री वाले क्वेश्चन आते हैं। डिग्री वाले क्वेश्चन कैसे निकालोगे वो भी मैं समझा देती हूँ। 90 डिग्री का मतलब आप सभी को पता है कि इस तरीके से 90 डिग्री होता है, यानी कि अगर मैंने कहा कि कोई जो है साउथ की तरफ फेस करके बैठा हुआ है और वो 90 डिग्री मूव कर रहा है, यहाँ पर लेफ्ट की तरफ 90 डिग्री मूव कर रहा है, तो लेफ्ट की तरफ जो 90 डिग्री मूव करेगा, यहाँ पर कोई बैठा है तो बिल्कुल डायरेक्ट सीधे सीधे मूव करेगा,
यानी कि 90 डिग्री बन गया, इस तरीके से होगा, यानी कि वो अब ईस्ट में पहुंच जाएगा। समझे, ये रही ईस्ट में पहुंच गया, साउथ ईस्ट में नहीं पहुंचा, वो ईस्ट में पहुंच गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब 180 डिग्री का मतलब मूव करने का मतलब पता है आप सभी को, जैसे कि अगर कोई साउथ में बैठा हुआ है, ये साउथ है, तो 180 डिग्री मूव करने का मतलब है कि वो 2 बारी मूव कर रहा है, ईस्ट में भी जा रहा है, उसके बाद डायरेक्ट फिर वो कहां पे चला गया, नॉर्थ की साइड चला गया, यानी कि यहां पर सीधी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये रहा आपका 180 डिग्री का एंगल। और 360 डिग्री का मतलब है पूरा का पूरा मूव कर गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेनू ने फेस कर रखा है साउथ की तरफ। भाई रेनू ने फेस कर रखा है साउथ की तरफ। शी टर्न्स 90 डिग्री लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ टर्न कर रही है। जो साउथ की तरफ फेस है, तो मैंने कहा था जो भी चीज आपकी जो है साउथ की तरफ है, एक बार कलर चेंज कर लूं, जो भी चीज आपकी साउथ की तरफ है, ये रहा साउथ, ठीक है, फेस करके बैठा, तो लेफ्ट उसकी ये पोजीशन होगी। ठीक है, जो अपोजिट हो जाते हैं, तो लेफ्ट ये पोजीशन है, यानी कि वो 90 डिग्री मूव कर रही है। 90 डिग्री का मतलब बिल्कुल ये ईस्ट में पहुंच गई है। ठीक है, इसके बाद फिर वो रुकती नहीं है, वो कह रही है शी टर्न्स 90 डिग्री राइट। वो यहाँ पे पहुंच के फिर दोबारा से वो 90 डिग्री राइट की तरफ मुड़ रही है। तो अपने हाथ को बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट करो। अब देखो आपका राइट वाला, मैंने कहा ये उल्टा जो आपका हाथ रहेगा वो राइट रहेगा। ऐसे करके देखो राइट कहाँ बन रहा है, उल्टे हाथ पे इस साइड बन रहा है, तो यानी कि वो दोबारा से 90 डिग्री मुड़ जाएगी। 90 डिग्री के मुड़ने का मतलब है दोबारा से ये जो है यहाँ पे पहुंच गई। यही तो होता है 90 डिग्री, ये बन गया 90 डिग्री, है ना। बीच में कहीं पे पहुंचती तो 45 डिग्री समथिंग बनता है ना। तो इसलिए 90 डिग्री जो है आपका पूरा मूव करेगी, यानी कि जहां पर वो बैठी हुई थी वहीं पे दोबारा से पहुंच गई है। इसके बाद बोला गया देन शी टर्न्स 180 डिग्री लेफ्ट। इसका मतलब है कि वो दोबारा से लेफ्ट मुड़ रही है। लेफ्ट का मतलब है कि कोई नीचे फेस करके बैठा है, तो लेफ्ट उसका ये होगा। अब वो अपनी इस पोजीशन से जो यहाँ पे दोबारा से पहुंच गई, इस पोजीशन से वो कहाँ मुड़ रही है, लेफ्ट की तरफ मुड़ रही है और 180 डिग्री मूव कर रही है, यानी कि इस तरीके से एंगल बनना चाहिए। जब वो 180 डिग्री मूव करेगी तो उसका फेस कहां पर होगा, उसका फेस वही साउथ की तरफ होगा, यहां पर आ जाएगा, यानी कि मूव कर लिया इसने 180 डिग्री, तो ये यहाँ पे नॉर्थ की तरफ इसका फेस होगा। तो आंसर नॉर्थ इज करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है हैरी स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज होम। हैरी चलना स्टार्ट करता है अपने घर से, कहां पर, आफ्टर वॉकिंग स्टार्ट्स, अपने घर से चलना स्टार्ट करता है, 7 किलोमीटर चलता है, कहां से, टुवर्ड्स ईस्ट ही टेक्स राइट। भाई वो ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट कर रहा है। आपको ध्यान रखना है हैरी कहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, ये रहा हैरी, ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट किया उसने, 7 किलोमीटर चल पड़ा ईस्ट की तरफ। ठीक है, हैरी चला है, ठीक है, ईस्ट की तरफ। इसके बाद वो क्या करता है, राइट लेता है, राइट, इसका राइट ये होगा, राइट ये ना, राइट लेता है एंड वॉक 8 किलोमीटर। अब वो राइट ले रहा है और 8 किलोमीटर चल पड़ा। ठीक है, 8 किलोमीटर। नाउ ही टर्न्स 135 डिग्री राइट, वॉक्स, फिर वो 135 जो डिग्री है, 135 डिग्री राइट मुड़ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ऐसे चला था, अब वो ऐसे है, यहाँ पे 7 किलोमीटर चला, यहाँ पे 8 किलोमीटर चला। ठीक है, अब उसने क्या करा, अब वो करा 135 डिग्री राइट मुड़ेगा, राइट, इसका राइट। आपको पता है जब साउथ में कोई चीज हम देख रहे होते हैं, होता है कोई इंसान, तो राइट उसका ये वाली साइड रहती है, ये वाली साइड, तो इसका मतलब इस साइड मुड़ेगा वो, पर वो 135 डिग्री मुड़ेगा। अब हम कैसे निकालें, आपको ध्यान रखना है 180 डिग्री का मतलब होता है जहां पर जिस सिचुएशन में हम हैं उसी सिचुएशन में पहुंच जाना, ऊपर की साइड है ना, अपोजिट साइड पहुंच जाना। 180 डिग्री में से अगर मैं 135 डिग्री को माइनस कर दूं तो कितना, 45 डिग्री निकल के आ जाएगा, है ना। 5 10 में से गया और 7 में से 3 गए, तो हमारा कितना, 1 2 3 4, ठीक है, हमारा 4 निकल के आ जाएगा। अरे रुक जा भाई, मैंने कट नहीं किया तुझको। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसका मतलब ये है कि मैं इसको जो है यहाँ पर 45 डिग्री ही घुमाऊंगी। इसका मतलब यहाँ पर ये कहाँ पे पहुंच जाएगा आपका 180 डिग्री। अगर मैं यहाँ से इसको 180 डिग्री मूव करवाती तो ये जो है इस वाले सेम पोजीशन पे यहाँ पे पहुंच जाता, है ना, बिल्कुल ऊपर। 180 डिग्री का मतलब इस तरीके से हो जाता ना, पर ये इतना नहीं मुड़ रहा है, ये क्या है 45 डिग्री पहले रुक जाता है इसके। इसका मतलब 45 डिग्री का मतलब ये रहा, इसके पीछे 45 डिग्री आ जाओ तो यहाँ पे पहुंच गया। इससे वो 2 किलोमीटर थोड़ी सी और आगे बढ़ रहा है, मान लो थोड़ा सा और आगे बढ़ गया कहीं पर भी, तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, दिख रहा है आप सभी को ये जो चीज है, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, इसका जो है यहाँ पे देखो आप सभी कि इन्होंने पूछा कि जहां से उसने स्टार्ट किया था, यहां से स्टार्ट किया था, अब वो यहां पहुंच चुका है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो कौन सी तरफ फेस करके फाइनल पॉइंट जो है उसका, अगर इनिशियल पॉइंट से देखें, इनिशियल पॉइंट जहां से उसने स्टार्ट किया था वहां से अगर फाइनल पॉइंट की तरफ देखें तो वो जो है कौन से डायरेक्शन में है।
इसके लिए सिंपल सी हमें जो डायरेक्शन बनानी होती है इस तरीके से हमें इमेजिनरी लाइन बना लेनी है। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट है आपका, ये वेस्ट है आपका। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट था इसका। यहाँ से अगर मुझे इस तरफ देखना है कि ये कहाँ पहुंचा है, इस तरफ अगर मुझे देखना है कि ये कहाँ पहुंचा है इस तरीके से, तो देखो ये जो है मैंने बताया था इस तरीके से नॉर्थ, ये आपका जो है वेस्ट होता है ना, तो ये मैंने कहा था यहाँ पे कहीं पर भी आ जाए इंसान, कहीं पर भी, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाता है। तो आंसर इज नॉर्थ वेस्ट, करेक्ट हो जाएगा। देखो ये रहा नॉर्थ वेस्ट, इसका आंसर करेक्ट। इस तरीके से आंसर निकालने होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, आप सभी के स्क्रीन पे बोल रखा है कि हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी, हम कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं ESAL से। ठीक है, ESAL से ये सोचना पड़ेगा, उस अकॉर्डिंग हमें देना पड़ेगा। इसका आंसर होगा कि हम 2 मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं। कैसे? ESAL जो है इससे आपके 2 मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, आपको ध्यान रखना है, एक तो सेल बन गया और एक आपका सील बन गया, ये 2 मीनिंगफुल वर्ड्स बन गए। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मीनिंगफुल वर्ड बनाना है हमें किससे, परमानेंट, ये जो वर्ड दे रखा है ना, इसमें आपका फर्स्ट लेटर, फोर्थ लेटर, सेवंथ लेटर और नाइन्थ लेटर, यानी कि फर्स्ट का मतलब P, सॉरी, फिर हमारा जो है फोर्थ लेटर यानी कि M, इसके बाद हमारा सेवंथ लेटर यानी कि E और नाइन्थ लेटर यानी कि T। इनको यूज करके हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ये हमारा टेम्प बन जाता है, यानी कि केवल एक ही वर्ड जो है इससे बन रहा है मीनिंगफुल। ठीक है, ध्यान रखना है। इस तरीके से टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब हमें अरेंज भी करना होता है, हमें अरेंज करने होते हैं वर्ड्स कैसे कि मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी कि पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, उस अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। एक होता है डिक्शनरी में जो वर्ड्स है ना उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना, पर यहाँ पे जो है मीनिंगफुल वर्ड्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना। तो सबसे पहले हमें पता है कि कोई भी समान है, पहले रीड थोड़ी ना होगा, पहले वो बनेगा, उससे पहले हम लिखेंगे। पहले हमने लिखा कोई भी चीज राइट की, ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम उसको जो है कंपोज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम फिर क्या कर रहे हैं, उसको प्रिंटिंग के लिए देंगे। ठीक है, प्रिंटिंग के लिए दे दी, उसके बाद ही तो हमारी क्या होगी, यहाँ पे रीडिंग कंप्लीट होगी, रीडिंग होगी, उसके बाद तभी तो हम रीड कर पाएंगे। तो ये सीरीज रहेगी, ये रहा आपका आंसर करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरेंज करना है इन वर्ड्स को दोबारा से मीनिंगफुल उसमें। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तिरुपति जो है आपको पता है वो कहाँ पर है, ये प्लेस तिरुपति जो है आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो सबसे छोटी चीज हमने देखी तिरुपति, ये जो है आपके पहले नंबर पे आ जाएगी। दूसरी आंध्र प्रदेश, ये दूसरे नंबर पे आ गई। तीसरी है, फिर आंध्र प्रदेश कहां पर है, इंडिया के अंदर है, ये थर्ड पे आ गया। इंडिया कहां पे, वर्ल्ड में है, वर्ल्ड में है, एक जो है देश है, कंट्री है। ठीक है, और कंट्री जो है इंडिया जो है वर्ल्ड में आ गई। वर्ल्ड से यूनिवर्स बनता है, तो यूनिवर्स सबसे लास्ट में हो जाएगा, इस अकॉर्डिंग आपका होगा। तो आपको ये 1 2 3 4 नहीं लिखने, आपको पहले ये जो 3 है ये रहा, ये 3 लिखोगे। इसके बाद जो है 2 पे कौन सा आ रहा है आपका, 2 पे 1 आ रहा है, 1 लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से लिखना होता है। यहाँ पे देख लो, इस तरीके से आपका ये बना हुआ दिख जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, स्क्रीन पे बोल रखा है कि हमें दोबारा से जो है लॉजिकल सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है। ये दे रखे हैं हमें वर्ड्स, यहाँ पे देखो भाई, सबसे पहले 100 सबसे छोटा है, छोटे से शुरुआत की, ये रहा। ठीक है, ये 1 पे आ जाएगा। इसके बाद 100 के बाद क्या होता है, 1000 बन जाता है, 1000 जो है ये 2 पर हो गया हमारा। इसके बाद जो आपका मिलियन होता है ना, मिलियन आ जाएगा, लाख तो है नहीं तो मिलियन आ गया। इसके बाद आपका बिलियन आ जाएगा। ठीक है, ये रहा बिलियन, और इसके बाद आपका ट्रिलियन आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस अकॉर्डिंग हो जाएगा अरेंज। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर हमें सेंटेंस अरेंज करना हो तो कैसे करोगे, बहुत आसान है, आसानी से सीख लो। यहाँ पे हमें बस ये देखना है, ये सब में क्या चीजें, 3 चीजें कॉमन आ रही है, यहाँ तक जो है, यहाँ तक नहीं देखना, इसको भूल जाओ, ये सब में कॉमन है। EPI, सब में डिक्शनरी में हमें EPI के बाद वाला ही जो लेटर है वो देखना पड़ेगा, सबसे पहले कौन सा आ रहा है। तो क्या S आ रहा है, S और G है, G 7 पे आता है, और S देखो, G जो है ये रहा, G जो है 7 पे आता है, और S जो है वो कितने पर, 19 पे आता है। यानी कि ये वाला जो है सबसे पहले आ जाएगा, G वाला, ये हमारा जीत गया है। सबसे पहले हमें डिक्शनरी में अगर हम खोजेंगे तो मिल जाएगा, G7 जो है सबसे पहले आ जाता है लेटर। अब जो 19 है ना, अब इसमें S में हमें क्या देखना है, इसके आगे वाला TCO, इनमें से कौन सा पहले पे आता है। C जो है थर्ड पे आता है, C जो है भाई थर्ड पे होता है, S जो है फिर से 19 पे, और ये जो है आपका 15 पे। यानी कि सबसे पहले हमारा ये 4th हो जाएगा। इसके बाद 3rd वाला जो लेटर है, क्योंकि सबसे पहले आ रहा है, वो हो जाएगा। इसके बाद 15 वाला जो लेटर है वो सबसे पहले आ रहा है, फिर वो हो जाएगा। सबसे लास्ट में हमारा 2nd वाली पोजीशन वाला आ जाएगा, क्योंकि 19 है।
जब हम खोजेंगे तो 1 से स्टार्ट होगा ना डिक्शनरी में भी, इस अकॉर्डिंग आपका ये आंसर बन के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, हमें बोल रखा है सीरीज दे रखी है बच्चों, ये सीरीज है, इसमें बोल रखा है कि हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, इंक्रीज ऑर्डर में अरेंज करेंगे। नंबर सीरीज टाइप क्वेश्चन है ये, हम क्या कर रहे हैं, इसको अरेंज करें इंक्रीज ऑर्डर, इंक्रीज बढ़ते हुए क्रम में हमें लगाना है। 5 6 7, 5 6 7 सही है, इंक्रीज है। 2 फिर 8 फिर 9, 2 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 9 आता है, ठीक है। 3 7 6, ये देखो ये कैसे हो जाएगा आपका रेंज, जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा 3 6 7 में, ओके। 1 8 9, 1 8 9 इसी तरीके से रहेगा। 8 5 2, 8 5 2 नहीं, 8 2 सॉरी, ये हो जाएगा 2 8 5, इस तरीके से इंक्रीज ऑर्डर में लगा दिया। अब इसने पूछा था हमसे कि सबसे लोएस्ट इसमें से कौन सा है। अगर सबसे लोएस्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में 5 है, फिर यहाँ पे 2 है, ये भी ये वाला जो है आपका 2 निकल के आया था, ये 3 निकल के आया था, तो 1 वाला हमारा आंसर 189 है और यही अपना करेक्ट हो जाएगा। सबसे लोएस्ट जो है यही वाला है आपका, ठीक है। इस अकॉर्डिंग हमने निकाल दिया इसका आंसर 189। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका डाइस का, फटाफट से कर लेते हैं, इतना टाइम नहीं है, फटाफट से आप सभी लाइक कर दो, शेयर कर दो, हाइप कर दो। देखो इतनी अच्छी तरीके से चीजें करवा रही हूँ, इतना कोई नहीं कराता, मुझे सही में पता है कोई नहीं कराता है। इसके लिए आपको कोचिंग सेंटर्स पे जाना पड़ता है, इसके लिए आपको पेड कोर्स खरीदना पड़ता है, पर मैं आपको करा रही हूँ तो इतनी वैल्यू होनी चाहिए कि आप सभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दे और शेयर कर दे और हाइप कर दे। अगर इसी तरीके की और भी आपको क्लासेस चाहिए तो हाइप तो पक्का हो जानी चाहिए। ये क्लास आपकी अपोजिट पूछा गया, 2 के अपोजिट, ये जो है आपको ध्यान रखना है, जो डाइस वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है 2 का अपोजिट क्या होगा। जो यहाँ पर 2 है उसका अपोजिट क्या निकल के आएगा आपको पता है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम नंबर्स जो हैं आपके डाइस के एडजस्ट जो साइड होती है ना, यानी कि उसके जुड़ी हुई जो साइड रहती है वो आपकी 7 होती है। तो डाइस 2 जो है आपको ध्यान रखना, जैसे कि अगर हम टोटल, जैसे हमने अल्फाबेट में किया था ना कि बी जो है 2 पे है, तो इसका अपोजिट जो है क्या निकल के आएगा, 27 में से 2 माइनस कर देंगे, यानी कि 25 निकल के आएगा, वाई इसका अपोजिट हो जाएगा। इस तरीके से, इसी तरीके से इसमें करना होता है अगर अपोजिट पूछा जाता है, और उसके भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। अच्छे से सीखने के लिए एक वीडियो दूंगी डाइस की, मैंने जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, मैंने करवा रखी है, उसको जाकर देख सकते हैं आप सभी। तो 2 का अपोजिट क्या होगा बच्चों, 2 का अपोजिट आपको ध्यान रखना है, 2 में ऐसा क्या प्लस किया जाए कि 7 निकल के आ जाए। तो 7 में से 2 माइनस कर दो, 7 में से 2 माइनस कर दो। जब हम 7 में से 2 माइनस करते हैं तो कितना निकल के आता है बच्चों, 7 में से 2 माइनस किया तो 5 निकल के आ गया, ये इसका अपोजिट हो गया। 1 का अपोजिट 6 होगा और 4 का अपोजिट 3 होगा, ठीक है। इस अकॉर्डिंग हमने देख लिया यहाँ पे। अगर 2 डाइस दिए होते तो उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करके फिर हमें करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको डाइस की वो वीडियो देख लेनी चाहिए। आगे चलते, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है, 4 का अपोजिट पूछा गया है, तो 4 का अपोजिट आपका क्या क्या बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें जो है 7, तो 7 जो है आपको ध्यान रखना है, जैसे कि 4 में अगर मैं क्या करूंगी, 4 का अपोजिट क्या रहेगा आपका, 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 3 जो है और 6, 4 प्लस में 3 करोगे क्या निकल के आया आपका, 4, 5 6 7, और 6 में आप अगर 4 करोगे, 6 और 4 नहीं। आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपका जो आंसर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते जब तक हमें ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं अपने, ठीक है। इसलिए ये वाला आप इस तरीके से, आपको अगर ऑप्शन में भी ना दिया जाए तो उस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसके लिए मैं बोल रही हूँ ना, डाइस वाली क्लास देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। पूरा डाइस वाला कॉन्सेप्ट दोबारा से सिखाना इम्पॉसिबल है। देखो यहाँ पे हमसे पूछा गया रेड जो है, इन दोनों में हम फाइंड आउट करना। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब 2 डाइस दिए जाए उसमें फाइंड आउट करना हो कि उसका अपोजिट क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, ब्लू और ब्लू कॉमन है। अगर मानो यहाँ पे ब्लैक ना लिखकर ऑरेंज लिखा हुआ होता, ऑरेंज, ये दोनों कॉमन हो जाते तो रेड का अपोजिट येलो हो जाता, जो चीज अलग है उसका अपोजिट हो गया। पर यहाँ पर ऐसा नहीं दे रखा है, यहाँ पर ऐसा नहीं दे रखा है। फिर क्या किया जाएगा, ब्लू और ब्लू कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो हमें क्या करना है, इसके इस तरीके से, हम इस तरीके से क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं और हम एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। जो जिसके सामने आता जाएगा वो उसका अपोजिट होता चला जाएगा। जैसे कि अगर बात की जाए तो ब्लू और ब्लू ये रहा, है ना, और ये अलग अलग फेस पे है ना, ये इस साइड वाले पे, ये इस वाले साइड, ये देखो, है ना, ये जो है यहाँ पर और ये यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग पोजीशन पे है। तो रेड जो है, रेड जो होगा इसका अपोजिट हो जाएगा, ऑरेंज का अपोजिट जो है ब्लैक हो जाएगा, और ब्लू ब्लू जो है उनका अपोजिट कुछ अलग ही निकल के आएगा। समझ गए इस बात को। देखो यहाँ पे वही चीज बता रखी, येलो इसका अपोजिट हो जाएगा, रोटेट करना होता है हमें। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है आप सभी का दे रखा है, किससे दे रखा है, डायरेक्शन से क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, उदय और विशाल जो है एक दूसरे की तरफ ईच अदर फेस टू फेस क्रॉसिंग, यानी कि एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं। जब एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े होते हैं, या तो वो इस तरीके से खड़े होते हैं या फिर वो इस तरीके से खड़े होते हैं, है ना, इस तरीके से। हमें देखना है किस तरीके से खड़े और कहाँ खड़े हैं।
ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इफ विशाल शेडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, अगर उदय के लेफ्ट में विशाल की शेडो बन रही है, मॉर्निंग का टाइम है, आपको ध्यान रखना है सन मॉर्निंग में ईस्ट में निकलता है, यानी कि हमारा जो प्यारा सा सूरज है, ये मानो ये सूरज है प्यारा सा, ये कहां पर इसकी जो ये कहां पे निकलता है, ये ईस्ट में निकलता है, मॉर्निंग में ईस्ट में निकलता है। छिपता का सनराइज कहां पर होता है, वेस्ट में हो जाएगा, तो मॉर्निंग में ईस्ट में निकलता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है जब इसकी शेडो पड़ेगी तो किस साइड पड़ेगी, इसकी शेडो इस साइड ही तो पड़ेगी, जब कोई भी चीज होगी उसकी शेडो इस साइड पड़ेगी। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे बोला गया है कि जो विशाल और उदय एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं, पर विशाल की शेडो लेफ्ट में है, लेफ्ट में उदय की लेफ्ट में बन रही है। उदय की लेफ्ट में कब शेडो बनेगी, जब जो है विशाल का फेस उदय की लेफ्ट में शेडो बन रही है। तो उदय का फेस किस तरफ है, उदय का फेस पूछ रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो विशाल है, आपको जो विशाल की शेडो इस तरफ बननी चाहिए लेफ्ट में, और ये चीज ध्यान रखनी है, इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, ये रहा। अब ये हो गया आपका राइट, हाँ ऊपर से जाते तो राइट और ये लेफ्ट है ना। अगर सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखो अगर किसी का फेस नीचे की तरफ है, ये नॉर्थ की तरफ रहेगा तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ओके। अगर किसी का फेस साउथ की तरफ है तो ये जो है इसका क्या है, ये इसका लेफ्ट बन जाएगा, ये इसका राइट बन जाएगा। साउथ की तरफ फेस है ना किसी का, यही चीज मैंने सिखाई थी, साउथ का और नॉर्थ का है ना फेस। तो इस अकॉर्डिंग अब हमें देखना है कि शेडो कहाँ बनवानी है, हमें उदय के लेफ्ट में बनवानी है। उदय जो है उसके लेफ्ट में शेडो बनवानी है, किसकी, विशाल की। अगर यानी कि उदय अगर यहाँ पर है तो ये हमें बस ये ध्यान रखना है कि सूरज की जो शेडो है किस साइड बनेगी, सूरज की शेडो इसी तरफ बनेगी है ना। इंसान कहीं पे भी खड़ा होगा लेफ्ट साइड ही बनेगी, इस राइट साइड जो है ये इस साइड ही बनेगी, मतलब कि अगर इस तरीके से है तो यहाँ नहीं बनेगी है ना, यहाँ इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको बस ये देखना पड़ेगा कि उदय को हम कहाँ पर खड़ा रखेंगे, हम ऊपर के साइड इस तरफ फेस करके रखेंगे या फिर इस साइड फेस करके रखेंगे, उस हिसाब से आपकी शेडो बन जाएगी। इस वाले क्वेश्चन को जो है मैं आप सभी को शॉर्ट वीडियो में अच्छे तरीके से सिखाऊंगी, और इसमें मुझे बताना पड़ेगा आपको कि जो ईस्ट में अगर हमारा सन है तो उसकी शेडो किस तरफ बनती है, और नॉर्थ में और हमारा वेस्ट में होता है तो उसकी शेडो किस तरफ बनती है। मैं थोड़ी सी मैं भी खुद भी कंफ्यूज हो गई हूँ, तो ये वाली मुझे एक बार दोबारा से देख लेनी है और आपको सिखा देना है, पक्का सिखा दूंगी, शॉर्ट वीडियो में आएगा। आई थिंक इसका जो है आपको मेरे ख्याल से तो इस साइड ही शेडो बनती है इसकी, जब ईस्ट में होता है सन तो उस अकॉर्डिंग जो है अगर लेफ्ट में, अगर उदय के लेफ्ट में अगर शेडो बन रही है तो उदय जो है यहाँ पे नीचे की तरफ मुंह करके बैठा होगा, तभी तो उदय के लेफ्ट में बनेगी। ये वाला क्वेश्चन मैं आप सभी को जो है, ये वाला क्वेश्चन अगर किसी को आता है तो मुझे बता देना, मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ अभी फिलहाल इतने सारे क्वेश्चन करवा के। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं आप सभी को जो है शॉर्ट वीडियो में सिखाने वाली हूँ, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। कई बार हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा, बोल रखा है 36, 34, 30, 28, 24, इसके बाद हमारी सीरीज में क्या आएगा इनमें से, ये चीज बोल रखी है। अब देखो 36 में से 34 जो है क्या हुआ है, यहाँ पे -2 हुआ है, फिर यहाँ पे -4 हो गया, फिर दोबारा से -2 है और फिर -4 हो गया, यानी कि अब बारी आ रही है किसकी, -2 की, यानी कि 22 आपका आंसर आ जाएगा। 24 में से 2 माइनस के 24 आ गया। इस तरीके से आपको निकालना होता है। आगे चलते अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि F2 डैश यहाँ पे क्या आएगा, D8 ये। अब हमें बताना है कि इस पोजीशन पे क्या आएगा। F2 है, ठीक है, D8 इसके बीच में गैप है ये बच्चों, ठीक है, फिर है C16, B आपका 32। तो क्या दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पे 8 का डबल हो गया, 8 2 जा 16, 16 का डबल हो गया 32, 2 का डबल भी हो जाना चाहिए था, यानी कि 4 आ जाना चाहिए था, ठीक है। अब देखो F जो है 6 पे होता है, D 4 पर है, ये 3 पर है, ये 2 पे है, यहाँ पे बीच में 5 का गैप है, 5 हमारा E होता है, E हो जाना चाहिए, E4 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। सिंपल, कितना आसान था। इस तरीके से आपको निकालने होते हैं क्वेश्चन। आगे देखो बोल रखा है कप जो है उसको कॉफी बोला जाता है, तो बाउल को क्या बोला जाएगा, बोला जाएगा नहीं, कप जो है उसको कॉफी के लिए यूज किया जाता है, कॉफी डाली जाती है, तो बाउल में क्या चीज डाली जाएगी, बाउल में आपको ध्यान रखना सूप डाला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ता है। बुक जो है
आपको ध्यान देना है। बुक जो है इसमें से क्या, उसके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए पेजेस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पेज नहीं होगा तो पिक्चर्स कहाँ से प्रिंट होगी बुक के अंदर, है ना। तो लर्निंग भी कैसे होगी अगर पेज ही नहीं होगा। तो बुक्स जो है पेजेस से, बंडल ऑफ पेजेस जो है वो बुक ही तो बनती है उससे। तो इस अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। लाइक एंड हाइप नहीं रुकना चाहिए। सब्सक्राइब कर लो शॉर्ट वीडियो में, वो जो मैं आपको सिखा दूंगी। मैंने पता नहीं कैसे माइंड से स्किप हो गया, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो गलत नहीं सिखाऊंगी आप सभी को, क्योंकि एक टीचर की जिम्मेदारी है आप सभी को सही सिखाना। आगे देखो अगला बोल रखा है कि इनमें से जो है कौन जो है एक दूसरे से नॉट बिलोंग विद अदर्स, कौन सा जो है सबसे अलग है, एक तरीके से पूछ रखा है आपका। ओड इवन आउट जो क्वेश्चन होते हैं। ट्यूलिप, रोज, डेजी, ये तीनों फ्लावर है। बर्ड क्या है, बर्ड जो है अलग होता है, फ्लावर का पार्ट होता है, तो ये आपका अलग है, तो यानी कि अलग ही हमें आंसर बताना था। यहाँ पे आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और ब्लड रिलेशन वाला अगर आपको क्वेश्चन जो है करने हैं तो आपको एक ध्यान रखना है, ब्लड रिलेशन के मैंने क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करवा रखे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। डाइस वाले क्वेश्चन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और यहाँ पे हमारी वर्बल सीरीज जो है मैंने कंप्लीट करा दी है, चाहे नंबर सीरीज हो, अल्फाबेट सीरीज हो, चाहे आप सभी की कोडिंग रिकॉर्डिंग हो, चाहे ब्लड रिलेशन मैंने बता दिया कि कहाँ से करना है और क्या इंपॉर्टेंट था उसके लिए याद करना मैंने बता दिया। डायरेक्शन हूँ आप सभी का, डायरेक्शन वो शेडो वाला क्वेश्चन रहेगा, मुझे आपको कराना है। इसके बाद चाहे आपका जो है डाइस वाला क्वेश्चन हो, सब चीजें मैंने करवा दी हैं, सब चीज। तो बस अब आपका एक छोटा सा काम है कि आपको हाइप कर देना है और लाइक कर देना, बस इतना सा काम है तो करना है। और सब्सक्राइब भी कर देना, बस ये काम कर लो बच्चों, मैं खुश हो जाऊंगी, मैं खुश हो जाऊंगी, बस इतना सा काम कर लो। अब मेरी बोलने की और हिम्मत नहीं है, आप फटाफट से ये काम कीजिए। और अब जो है मैं इस वीडियो को एडिटिंग करने जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जल्द से जल्द आप सभी के लिए अपलोड करनी है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी और सब्सक्राइब कर लेना।